किसी गांव में अनाया और अनायशा नाम की दो सहेली रहा करती थी। अनाया के पिता एक मजदूर थे और अनायशा के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अनाया बहुत संस्कारी और समझदार थी, वहीं दूसरी तरफ अनायशा बहुत ही बिगड़ैल लड़की थी। अनाया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए स्कॉलरशिप जीतकर उसे अनायशा के कॉलेज में ही एडमिशन मिल जाता है। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। तभी एक दिन अनायशा अनाया के घर जाती है और बोलती है, अरे यार, तू सारा दिन पढ़ती ही क्यों रहती है? चल पार्क से घूम कर आते हैं। तू यही रुक, मैं जल्दी से स्कूटी लेकर आती हूँ। अरे नहीं, एक हफ्ते बाद हमारे एग्जाम शुरू है, इसलिए मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? अपने दिमाग का पेज ठीक कर पहले। हमेशा पढ़ना सही नहीं होता है, लाइफ में थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी करना चाहिए। चल अब जल्दी चल। और यहाँ मैं तेरी ना सुनने के लिए नहीं आई हूँ। अगर आज तू मेरे साथ घूमने नहीं गई तो मैं तेरे से कभी बात नहीं करूँगी और हमेशा के लिए दोस्ती तोड़ दूंगी। अनायशा के ऐसा कहने पर अनाया उसके साथ स्कूटी पर बैठकर घूमने चली जाती है। थोड़ी देर बाद घूमकर अनायशा अनाया को अपने घर लेकर जाती है। देखो मॉम, अनाया आई है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें देखकर खुशी हुई। अनाया, तुम अपनी तरह समझदार मेरी बेटी अनायशा को भी बना दो। इसके पास थोड़ी सी भी अकल नहीं है, इसलिए इसको अच्छी अच्छी बातें सिखाया करो। इसी तरह सब में वहाँ बातें हो रही होती है और थोड़ी देर बाद अनाया अपने घर आ जाती है। ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाता है और दोनों का एग्जाम शुरू हो जाता है। अनाया बहुत अच्छे नंबर से पास होती है, वहीं दूसरी तरफ अनायशा फेल हो जाती है। जैसे ही अनायशा की मम्मी को उसके फेल होने की खबर मिलती है, वो उससे कहती है, तू फेल हो गई ना? वैसे मुझे तेरे से यही उम्मीद थी। पढ़ाई लिखाई से तो तेरा कोई मतलब ही नहीं है, सारा दिन आवारा की तरह घूमती रहती है। अरे अपनी दोस्त अनाया से ही सीख लिया कर कुछ, उसने तो कॉलेज में टॉप किया है। तू कम से कम पास तो हो जाती जैसे तैसे, लेकिन तेरे से तो वो भी नहीं हुआ। आप ये फालतू की बातें मुझे मत सुनाओ। आपने सही कहा, मुझे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, इसलिए अब मैं आगे की पढ़ाई नहीं करूँगी। इतना बोलकर अनायशा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अनायशा की मम्मी परेशान होते हुए सोचती है, हे भगवान, ये लड़की तो बिगड़ती ही जा रही है, इसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इस तरह दिन बीत जाता है और अगले दिन सरिता के पैरों में बहुत जोर से दर्द हो रहा होता है, तो वो अनायशा से कहती है, अनायशा बेटी, मेरे पैर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, जरा तेल से मालिश कर दे। ओहो, कुछ भी मत बोलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं आपके पैर में मालिश करूं। अब दवाई खा लो और सो जाओ। अनायशा की बात सुनकर सरिता को बहुत गुस्सा आता है। एक काम नहीं होता तुझसे, तेरे बाप ने तुझे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। अरे अपनी दोस्त अनाया से एक बात भी सीख लेगी ना तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। पूरी तो सीखने के लिए भी नहीं बोल रही, क्योंकि पता है ना तू ठहरी जाहिल, तेरे दिमाग में कुछ घुसने से रहा। तभी वहाँ पर अनायशा के पापा आ जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? इतना शोर क्यों है? ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आपने इसे सर पर चढ़ा रखा है और अब इसे उतारना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने इसे अपने पैर में मालिश करने को कहा और इससे वो भी नहीं हुआ। पता नहीं क्या करेगी अपनी जिंदगी में। इसने तो ठान ही लिया है कि जहाँ जाएगी हमारी नाक कटवाएगी। इतना बोलकर सरिता वहाँ से चली जाती है। देखा ना पापा आपने, मम्मी हमेशा मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करती हैं। नहीं अनायशा, अपनी मम्मी की बात का बुरा मत मानो। तुम्हारी मम्मी ने कुछ गलत नहीं कहा है, वो जो बोल रही है तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए ही तो बोल रही है। सच में अनाया बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। ओहो बस, अब आप भी मम्मी की तरह शुरू हो गए। गुस्से में अनायशा वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। हर कोई बस अनाया अनाया करता रहता है, मुझे कुछ तो करना ही होगा। अब मुझे इस लड़की को इसकी असली औकात दिखानी ही होगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अनायशा के लिए जतिन नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। जतिन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन साथ ही वो दिखने में बहुत काला था। अनायशा जतिन के पैसे देखकर उसे शादी के लिए हाँ कर देती है। अनायशा अगले दिन दौड़ती हुई अनाया के पास जाती है और बोलती है,
अनाया, मेरा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ रिश्ता पक्का हो गया है। जितना मेरे पापा कमाते हैं उससे भी डबल जतिन कमाता है। अब तो मैं शादी के बाद भी ऐश करूँगी, ऐश। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले लड़के वाले देखने आए थे और मेरा भी रिश्ता पक्का हो गया है। मेरी जिससे शादी होने वाली है उसका नाम ऋषभ है और वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। अच्छा, फिर तू अपने होने वाले पति से मुझे मिलवाएगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, फिर उसे पार्क लेकर आ जाइयो। मैं भी तुझे वहीं मिल जाऊंगी। देखते हैं किसका होने वाला लाइफ पार्टनर ज्यादा बेटर है। शाम को अनाया ऋषभ को अनायशा से मिलवाने लेकर आती है। ऋषभ को देखकर अनायशा दंग रह जाती है क्योंकि ऋषभ दिखने में बहुत हैंडसम था। अरे, ये तो दिखने में बहुत हैंडसम है, साथ ही पैसे वाला भी है। वही मेरा होने वाला पति तो काला है। उसके बाद तीनों आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद ऋषभ वहाँ से चला जाता है। ऋषभ के जाने के बाद अनायशा कहती है, सुन अनाया, जो भी हो लेकिन मेरा होने वाला पति ज्यादा अमीर होगा। तू मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती है। ये कैसी बातें कर रही है तू भला? मैं तेरे से बराबरी क्यों करना चाहूँगी? तू मेरी दोस्त है और तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। अनायशा को अनाया की कोई भी बात समझ नहीं आती है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अपने कमरे में जाकर अनायशा सोचती है, अनाया आजकल बहुत चहक रही है और मुझसे इसकी खुशी देखी नहीं जा रही है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इसका। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं और अनायशा की शादी जतिन के साथ हो जाती है। एक हफ्ते बाद अनाया की शादी भी होने वाली होती है। अनाया, मेरी शादी तो आज हो गई, लेकिन मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगी। वैसे एक बात तो बता, तू अपनी शादी में क्या पहनने वाली है? तेरे पापा ने तो अभी तक तेरे लिए लहंगा भी नहीं खरीदा है। अरे हाँ, ये तो मैंने तुझे बताया ही नहीं। मेरे पापा ने अभी तक लहंगा इसलिए नहीं खरीदा है क्योंकि मैंने उन्हें मना किया है। मैंने सोचा है कि मैं अपनी शादी का लहंगा खुद तैयार करूं। इस तरह दोनों आपस में बातें करती है और थोड़ी देर बाद अनाया अपने घर आ जाती है। ऐसे ही 4 दिन निकल जाते हैं और अनाया की शादी के दिन नजदीक आने लगते हैं। अनाया सिलाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए वो अपनी शादी का लहंगा खुद तैयार करती है। उसका शादी का लहंगा दिखने में डिजाइनर लहंगे की तरह लग रहा था। अनाया का लहंगा देखकर उसकी माँ कहती है, अरे वाह बेटी, तूने तो बहुत अच्छा लहंगा तैयार किया है। अगर तू अपना लहंगा खुद नहीं तैयार करती तो आज हमें लहंगे में बहुत सारे पैसे लग जाते। इस तरह सब बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं और शादी का दिन भी आ जाता है। अनायशा अनाया के घर जाती है और बोलती है, देख अनाया, मैं सबसे पहले आई हूँ तेरी शादी में। अभी तक तो कोई नहीं आया है। अच्छा चल, अब मुझे अपनी शादी का लहंगा दिखा। अनाया अपनी शादी का लहंगा लेकर आती है। अनायशा अनाया की शादी का लहंगा देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो दिखने में बहुत खूबसूरत था। तभी अनाया किसी काम से वहाँ से जाती है और अनायशा मौका देखकर उसके लहंगे को कैंची से काट देती है और वहाँ से चली जाती है। अनाया जब अपने लहंगे को देखती है तो वो बहुत रोती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा भी वहाँ आते हैं। हे भगवान, किसने लहंगे का ये हाल किया? आज तो शादी है, अब एकदम से नया लहंगा कहाँ से लाए? अनाया रोते हुए वहाँ से चली जाती है और अपने गांव के एक तालाब के पास जाकर बैठ जाती है। तभी तालाब में से आवाज आती है, बेटी तुम रो क्यों रही हो? अरे, ये आवाज तालाब में से आ रही है क्या? लेकिन तालाब कैसे बोल सकता है? हाँ, ये आवाज तालाब में से ही आ रही है। आज पूर्णिमा है, इसलिए आज के दिन मैं किसी एक अच्छे इंसान की मदद कर सकता हूँ। तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? अनाया तालाब को सारी बात बताती है। उसके बाद तालाब अनाया के सामने एक सुंदर सा लहंगा प्रकट कर देता है। ये लो बेटी, जादुई लहंगा। तुम आज इसे अपनी शादी में पहन लेना और ये तुम्हारी हमेशा मदद करेगी।
अनाया बहुत खुश होती है और तालाब को धन्यवाद करती है। उसके बाद वो लहंगा लेकर अपने घर आ जाती है। घर जाकर अनाया लहंगा पहनती है। अनायशा फिर से अनाया को इतने सुंदर लहंगे में देखकर बुरी तरह से चिढ़ जाती है। अरे तू इतना सुंदर लहंगा कहाँ से लाई है? तेरे लहंगे को तो मैंने कैंची से काट दिया था ना। चालबाज, गद्दार, धोखेबाज दोस्त, ऐसे दोस्त तो भगवान दुनिया में किसी को ना दे। चल निकल यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से हमेशा के लिए दूर हो जा। अब मुझे तेरी शक्ल कभी नहीं देखनी। अनायशा वहाँ से चली जाती है और अनाया की शादी हंसी खुशी ऋषभ के साथ हो जाती है। उस दिन के बाद से अनाया की जिंदगी खुशियों के फूलों से भर जाती है और वो हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।